हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में। एक असेसी की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 5 हेड से हो सकती है। नंबर 1 सैलरी। अगर आप सैलरी करते हैं तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी इनकम सैलरी से हो सकती है। नंबर 2 अगर आपका कोई अपना बिजनेस है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपकी इनकम हो सकती है। नंबर 3 ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई अपनी फिक्स एसेट सेल करी है या फिर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी वो आपने सेल करी है तो वहाँ से आपको इनकम जनरेट हो सकती है। या फिर आपका इनकम का सोर्स मान लीजिए रेंट है तो आपको रेंटल इनकम होती है, वो आपका आता है हाउस प्रॉपर्टी में, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है इनकम हो सकती है। बट ये चारों इनकम के हेड्स जब हमारे कवर हो जाते हैं तो इसके अलावा अगर आपको कहीं भी किसी भी सोर्स से इनकम होती है तो वो हमारा कवर होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो अब आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन सी कैटेगरीज आपकी इंक्लूड होती है, कैसे इसके ऊपर टैक्सेशन लगेगा, अगर कोई डिडक्शन इसमें अलाउ है या नहीं है, और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है आपकी टैक्सेबल होती है या एग्जेम्प्ट भी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो भी दो तरीके की होती है, एक टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट। जरूरी नहीं है जिस भी सोर्स से आपको इनकम हो रही है सब पे ही टैक्स लगे। देयर आर फ्यू इनकम्स जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में भी आती है, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जेम्प्ट होती है, और भी बहुत सारी इनकम्स हैं एग्जेम्प्ट इनकम में जिसको हम आज की वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जेम्प्ट इनकम को कवर करूंगी। आज की वीडियो में मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो टैक्सेबल इनकम है उनके बारे में बात करूंगी। नंबर 1 आपका आता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है बैंक में, या आपने कोई फिक्स डिपॉजिट खुलाई है, या आरडी अकाउंट है, या आपका पोस्ट ऑफिस में कोई फिक्स डिपॉजिट है, व्हाटसोएवर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जिससे आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो अगर आप ये देखेंगे तो जो मेरी इंटरेस्ट की इनकम है वो मेरी किसी भी हेड में इंक्लूड नहीं होती है, चाहे वो पीजीबीपी का हो, चाहे सैलरी का हो, चाहे कैपिटल गेन हो, या फिर हाउस प्रॉपर्टी हो। तो इन्हीं सब इनकम्स की वजह से ये एक हेड बनाया इनकम टैक्स ने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपको कोई सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है या फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आता है तो वो टैक्सेबल नेचर का है। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में पूरे साल जो भी आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो मेंशन करना होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। I hope this point is clear to all of you. Now we move on to next point, interest on income tax refund. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को इसके बारे में पता ही नहीं है। हम जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हम उसमें अपने रिफंड पे मिलने वाले इंटरेस्ट को मेंशन करना हमेशा भूल जाते हैं, और जब बाद में डिपार्टमेंट का नोटिस आता है वो अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मिनिमल सा अमाउंट होता है, उसको भी हम समटाइम्स लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लेना भूल जाते हैं। तो होता क्या है, बाद में नोटिस आता है, फिर बाद में आपको उस अमाउंट को पे ऑफ करना होता है। तो इसलिए मैं इस पार्ट पे कह रही हूँ कि ये मोस्ट ऑफ द पीपल को इसकी नॉलेज नहीं होती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है, मान लीजिए आपने अपनी जो लास्ट ईयर की रिटर्न भरी है असेसमेंट ईयर 22-23, उसमें आपका रिफंड बनता था और वो रिफंड आपको मिल गया है। तो डिपार्टमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई रिफंड बनता है और रिफंड आपको जो मिलता है वो विद इंटरेस्ट मिलता है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिफंड आने में डिले होता है तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर 0.5% पर मंथ के हिसाब से जो है आपको इंटरेस्ट देता है, और ये इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है, जेन्युइनली टैक्सेबल होता है। इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में काउंट करना कभी मत भूलिए, बिकॉज अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो आजकल क्या है, सारी सिस्टम जनरेटेड होती हैं रिटर्न्स, तो वहाँ पे आपको नोटिस आएगा कि आपने ये अमाउंट मेंशन नहीं किया है रिटर्न में। ठीक है, तो आप जब भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, आप अपने लास्ट असेसमेंट ईयर, उससे लास्ट असेसमेंट ईयर में ज़रूर चेक करिए कि आपका कोई रिफंड तो नहीं था, और इस बार अगर आपको कोई रिफंड ग्रांट हुआ है तो 99% वो आपको विद इंटरेस्ट मिला होगा। आपका जितना जो रिफंड बनता था वो अमाउंट
माइनस जो आपको अभी रिसीव हुआ है, जो भी बैलेंस अमाउंट है वो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। उस इंटरेस्ट अमाउंट को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ने ये अलग से हेड बनाया है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, वहां पर आपको ये अमाउंट जरूर मेंशन करना है, बिल्कुल मत भूलिएगा इस अमाउंट को मेंशन करना। सो अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल एज पर फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 10(11) एंड 10(12)। प्रोविडेंट फंड का नाम आते ही दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, यार प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट तो टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं, जब भी तो हम प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा चेंज आया है असेसमेंट ईयर 2022-23 से, यानी कि फाइनेंस बिल 2021 में ये चेंज जो है प्रपोज किया गया था। एज पर दिस चेंज, अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं 2,50,000 रुपीज तक, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपके ऊपर जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 2,50,000 से अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ा देंगे फाइनेंशियल ईयर में, तो जो भी आपका एक्सटेंडेड अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो होगा आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये दो प्रोविडेंट फंड्स की बात कर रहे हैं, सेक्शन 10(11) एंड 10(12) विच कवर्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। दोनों प्रोविडेंट फंड यहाँ पे कवर होते हैं कि अगर एक असेसी एक फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है, तो उसमें जो उसने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट पे लगने वाला इंटरेस्ट उसका टैक्सेबल इंटरेस्ट है। इसमें एक और कंडीशन इन्होंने दी है कि ये जो 2,50,000 की लिमिट है ये असेसी के लिए जब है जबकि उसका एम्प्लॉयर भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके बिहाफ पर तब। लेकिन मान लीजिए आप जॉब में नहीं है, आप सुओ मोटो आपने अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुला रखा है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए ये लिमिट 5 लाख रुपीस हो जाती है इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो आपके लिए लिमिट है 5 लाख रुपीस इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो ये लिमिट है 2,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अपने दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट हमेशा टैक्स फ्री नहीं होता। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जो भी आप एक्सटेंडेड अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो है आपका टैक्सेबल होगा। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको मेंशन करना है। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फैमिली पेंशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको तो डिडक्शन भी मिलती है जो कि यूजुअली लोगों को नहीं पता होता कि फैमिली पेंशन के अगेंस्ट भी हमें डिडक्शन मिलती है। तो फैमिली पेंशन में क्या कहते हैं, इन केस फैमिली पेंशन पेड एज अ रेगुलरली monthly income by the employer to the family member of employee। फैमिली पेंशन आपको मिलती ही जब है जब आपका फैमिली मेंबर है जो अब नहीं है उसके बिहाफ पर जो भी पेंशन मिलेगी उसकी फैमिली को, वो फैमिली पेंशन की टर्म होती है। ठीक है, अब जब आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है तो उसके भी फर्दर 2 कंपोनेंट होते हैं, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। जो कम्यूटेड पोर्शन होता है या फिर अगर आप लमसम अमाउंट अपनी पेंशन का ले लेते हैं तो वो हमेशा टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एक अनकम्यूटेड पेंशन विड्रॉ करी है डिपार्टमेंट से तो उस केस में क्या होता है, आपको मंथली पेंशन आ रही है, ठीक है, आपको मंथली फैमिली पेंशन आ रही है, फैमिली को उस एसएससी की फैमिली को पेंशन मिल रही है मंथली, तो जिसके भी हाथ में वो टैक्सेबल है उसकी रिटर्न में आपको फैमिली पेंशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर उस फैमिली पेंशन का अमाउंट मेंशन करना है क्योंकि वो टैक्सेबल है, वो टैक्स फ्री नहीं है। ठीक है, हाँ डिपार्टमेंट ने इसके अंदर एक डिडक्शन जरूर दी गई है, उस डिडक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपको फैमिली पेंशन मिलेगी उसका 33.33% या फिर 15,000
विच एवर इज लेस आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, आपको पूरी फैमिली पेंशन पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आप 15,000 का रिबेट इस फैमिली पेंशन में से क्लेम कर सकते हैं। तो ये था फैमिली पेंशन का कंसेप्ट। नाउ डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम के पीछे का सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। पहले होता क्या था, जो डिविडेंड इनकम होती थी, डिविडेंड इनकम पे जो है टैक्स नहीं लगता था, वो टैक्स फ्री होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जिस कंपनी ने वो आपको डिविडेंड दिया है उसके ऊपर डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाता था। तो क्योंकि कंपनी उस डिविडेंड पे टैक्स दे रही है, टैक्स देने के बाद आगे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो फर्दर जिसको भी वो डिविडेंड दिया जाता है उसके हाथ में टैक्स नहीं लगता था। अगर लगता तो वो डबल टैक्सेशन हो जाता कि कंपनी भी टैक्स दे रही है डिविडेंड के ऊपर और जिसको वो डिविडेंड मिल रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। लेकिन असेसमेंट ईयर 2020-21 से एक चेंज आया कि इफ अ शेयर होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी देन he shall not be liable to pay any tax on such dividend as it is exempted from tax under section 1034 of the act, subject to the section 115 BVDA, which provide for taxability of dividend in excess of rupees 10 lakh. However, in such case the domestic company is liable to pay DDT under section 110। ये आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2021 से पहले की बात इन्होंने पहले बताई है कि 2021 से पहले क्या होता था कि क्योंकि कंपनी डीडीटी पे कर रही है तो जिसके भी हाथ में डिविडेंड मिल रहा है उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हाँ 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है तो टैक्स लगता था एसएससी के हाथ में, अदरवाइज नहीं लगता था। बट द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज़ abolished the DDT and moved to the classical system of taxation wherein dividend are taxed in the hands of investor। फाइनेंस एक्ट 2020-21 से ये चेंज आया, फाइनेंस एक्ट 2020 से ये चेंज आया है जो कि असेसमेंट ईयर 2020-21 से एप्लीकेबल हुआ कि जो डिविडेंड इनकम है वो अब कंपनी की लायबिलिटी नहीं है टैक्स देना अंडर द हेड डीटीटी। जिस किसी के भी हाथ में वो डिविडेंड इनकम जनरेट होगी उसको उसके इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। सो अब से या फिर हम कहें कि असेसमेंट ईयर 2020-21 से डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है। अगर आपकी कोई डिविडेंड इनकम है तो वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करनी है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये बात प्रैक्टिकली मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम अपनी टैक्स रिटर्न भरते हैं। जब हम अपनी टैक्स रिटर्न भरते हैं तो हमें नहीं पता होता कि मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला है रिफ़ंड पे, या रिफ़ंड मुझे किस साल का मिला है। मुझे नहीं पता होता कि मेरे को किस किस कंपनी ने डिविडेंड इनकम मेरे अकाउंट में दे दिया। कोई लोग नहीं ध्यान रखते, कई बार 10 रुपीज़ का भी डिविडेंड आता है, 20 का भी आता है। तो एक हमारा फॉर्म होता है AIS TIS, वहाँ से आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने नया लॉन्च किया था लास्ट 2-3 ईयर से। तो वहाँ पर इन छोटी छोटी इनकम के बारे में भी कि आपके नाम पर या आपके हेड में कितनी इनकम बुक हो चुकी है फ्रंटेड पार्टी की तरफ से, ये सब छोटी छोटी इनकम वहाँ पे डिस्क्लोज्ड होती है। आप वहाँ से देखकर भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फिल कर सकते हैं। सो ये थी हमारी सारी इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में काउंट होती है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी इनकम आपको लगती है जो किसी हेड के अंदर आप नहीं डाल पा रहे बट हाँ वो टैक्सेबल नेचर की है, तो आपको इसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एनी अदर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर वो आपको अमाउंट मेंशन कर देना है। ये सोच के कि इसका तो इनकम का कहीं पे पूरी रिटर्न में कहीं पे कुछ बोला ही नहीं गया है तो ये टैक्स फ्री होगी, तो आप इनकम को मेंशन करना मत भूलिएगा। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एनी अदर में डालकर आप मेंशन कर सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्म डिस्कस कर लेती हूँ ITR 1 का, जहाँ पर ये आपको फिल करना होता है। ये है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड इन ITR 1 फॉर्म। यहाँ पे जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपसे, इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है। अगर आपको इनकम है वहाँ से तो आपको टिक करना है यहाँ पर और फिर एडिट ऑप्शन में जाके वहाँ पे आप अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस,
कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिट से जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इनकम टैक्स रिफंड से जो इनकम हो रही है वो यहाँ मेंशन करेंगे। पीपीएफ में जो मैंने अभी लिमिट डिस्कस करी, उस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होने पर जो इंटरेस्ट आपका मिलता है वो टैक्सेबल है। तो इस तरीके का अगर आपका कोई केस है तो आप उसकी इनकम को यहाँ मेंशन करेंगे। फैमिली पेंशन की इनकम को आपको यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे जब आप फैमिली पेंशन की इनकम को मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट मेंशन करेंगे, उसमें से आप अभी डिडक्शंस को लेस मत करिएगा। डिडक्शन का अलग से इन्होंने नीचे सेक्शन दिया है, वहाँ हम डिडक्शन डालेंगे। एनी अदर में अगर ऊपर कहीं पे आपकी इनकम काउंट नहीं होती, आप एनी अदर को टिक करिए और यहाँ पे आप अपनी इनकम को डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इस इनकम में से अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे फैमिली पेंशन की डिडक्शन है जो हमने बताया अभी 33.33% या 15,000 विच एवर इज लेस, वो कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे वो अमाउंट डालना है, उस अमाउंट की आपको रिबेट मिल जाएगी। या इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A। 89A सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत ही डिटेल में। अगर आपको डिटेल वीडियो इसकी देखनी है तो आपको हमारे वेबिनार में ही उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बस आपको इतना बता देती हूँ कि जो मेरा रिटायरमेंट रिलीफ अकाउंट होता है, जो मेरा रिटायरमेंट अकाउंट है मेरी दूसरी किसी कंट्री में, तो उस अकाउंट के ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही काउंट होगा। बट जस्ट बिकॉज कंट्री का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो डिफरेंट है इंडियन कंट्री से, तो उसके लिए अगर मैं रिलीफ क्लेम करना चाहती हूँ और उस इनकम पे अभी टैक्स नहीं देना चाहती तो वो रिलीफ मैं यहाँ पे डाल के क्लेम कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे वो इनकम ऊपर ज़रूर मेंशन करनी होगी, नीचे हम वो रिलीफ डालेंगे तो हमें उतने से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आई थिंक मैं ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे कवर कर चुकी हूँ। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो इस आर्टिकल का लिंक वेबिनार पेज पर ही वीडियो लिंक के साथ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ये डिटेल्ड जो रिटर्न आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो एग्जेम्प्ट इनकम का पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।